Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the topic of our chapter number 14, electromagnetic induction. We are going to discuss the electromagnetic induction, means what is the electromagnetic induction, and Faraday's law of electromagnetic induction, and third one is Lenz's law. Now students, we are going to discuss the electromagnetic induction. Here we have basic points. The electricity and magnetism are the two main aspects of a single electromagnetic force. Now, moving electric charges produce magnetic forces, and moving magnets produce इलेक्ट्रिक फोर्सेस. स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, यानी ये जो सेकंड पॉइंट आप देख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये की पॉइंट है. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का. ठीक है, इसको सिंपल वर्ड्स में आप याद रखिए कि जब कोई इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है तो उस चार्ज के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है. ठीक है, यानी एक मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है. बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई मैग्नेट मूव कर रहा हो तो उसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए और ये बिल्कुल हमारी बेस है. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की. नाउ अब ज़रा हम कुछ और पॉइंट्स की बातें करते हैं. ये जो हमारी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस हैं, तो इनकी बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस फॉर्म हो रही हैं, लाइक इलेक्ट्रिक मोटर्स, जनरेटर्स, और आजकल की जो मॉडर्न डिवाइसेस या टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस की बेस पे फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, वी हैव लॉट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. नाउ in 1831 there was a scientist or English scientist Michael Faraday discovered that when the magnetic flux linking a conductor changes, an EMF is induced in the conductor. This phenomena is known as the electromagnetic induction. Now students, यहाँ पर ये जो फेराडे की जो डिस्कवरी है इसको हम देखते हैं तो ये बड़ी सिंपल रिप्रेजेंटेशन है कि जब आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या मैग्नेटिक फील्ड के दौरान किसी भी कॉइल को मूव करेंगे तो उसकी वजह से उसका फ्लक्स चेंज होगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे हम. तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा तो उस कॉइल या उस कंडक्टर में एक ईएमएफ इंड्यूस होगी. ठीक है, ये ऑब्जर्व किया, ये डिस्कवर किया फेराडे ने. ठीक है, कि जब किसी कॉइल को जिसको मैग्नेटिक फ्लक्स जिसके मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जाता है तो उस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होती है. ठीक है, और इस फिनोमेना को नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का. ठीक है, अभी हम ये डिटेल में इंशाल्लाह ताला अपनी आगे स्लाइड्स में डिस्कस करने जा रहे हैं. अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जिसको हम फ्लक्स लिंकेज का नाम दे रहे हैं वो भी देख लीजिए. जैसे इस एनिमेशन में आप देख रहे हैं या किसी भी इन तीनों एनिमेशंस में से देखिए कि हमारे पास ये जो वायर है, ये जो कॉइल है, ठीक है, इसको एक मैग्नेट के दरमियान मूव किया जा रहा है. अब ये पूरा वायर इस मैग्नेट के दरमियान मौजूद नहीं, तो वायर का सिर्फ वो पोर्शन जहां मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है उसको मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान मूव कर रहे हैं. तो वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उनके ऊपर फोर्स लग रही है कंडक्टर को मूव करने की वजह से, यानी वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मौजूद हैं तो उनका फ्लक्स चेंज हो रहा है. ठीक है, उस फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लग रही है और इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, जो कि करंट की रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम इंड्यूस्ड करंट का नाम देते हैं. ठीक है, और इस पोटेंशियल को इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम देते हैं. ठीक है, तो जो फ्लक्स लिंकेज है वो बेसिकली इस रिप्रेजेंटेशन की एक्सप्लेनेशन है. ठीक है, जिसको हम एन
फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एन नंबर ऑफ टर्न्स है, यानी अगर यहाँ हमारे पास ये जो कॉइल इस पर एन नंबर ऑफ टर्न्स हो, अगर वैसे तो अभी यहाँ पर ये स्ट्रेट रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स हो तो एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स की रिप्रेजेंटेशन और फाई फ्लक्स की रिप्रेजेंटेशन है, यानी इस कॉइल की मोशन के दौरान जिसको अपवर्ड डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं इसके फ्लक्स के चेंज होने की रिप्रेजेंटेशन दे रहा है ये, ठीक है। तो फ्लक्स लिंकेज ये रिप्रेजेंटेशन हमें देता है। Now students, we are going to discuss the Faraday's law of electromagnetic induction, which is very simple. Here we have the statement of the Faraday's law. The magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linking the कॉइल। नाउ स्टूडेंट बड़ी सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, लाइक कि हमारे पास एक कॉइल है जिसको हमने एक मीटर से कनेक्ट कर दिया, लाइक दिस इज दी वोल्ट मीटर, ओके। हम एक मैग्नेट को इस कॉइल के करीब लेकर आते हैं और इसे दूर लेके जाते हैं, ठीक है, यानी इसके साथ इसके बराबर में इस के करीब मूव करते हैं, ठीक है। अब मैग्नेट जो है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है। जब आप अपने इस मैग्नेट को मूव करेंगे तो इस मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी मूव करेगी, ठीक है, यानी वो चेंज होगी, वो वेरी करेगी, ठीक है। तो अब इस चेंज होती हुई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारा ये कॉइल मौजूद है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रही होगी वो इस कॉइल के ऊपर फोर्स लगाएगी, यानी इस कॉइल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चार्जेस होंगे, उनके ऊपर फोर्स लगाएगी, जो कि फ्लक्स लिंकेज की रिप्रेजेंटेशन बनेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू होंगे और करंट की रिप्रेजेंटेशन हमें दे रहे होंगे, ठीक है, या फिर EMF की रिप्रेजेंटेशन देंगे जिसको हम इंड्यूस्ड EMF का नाम दे रहे हैं, ठीक है। जब तक हम इस मैग्नेट को मूव करते रहेंगे ये EMF जनरेट होती रहेगी, ठीक है। जब हम इस मैग्नेट को रोक देंगे तो ये EMF जनरेट होना बंद हो जाएगी, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए फैराडे की जो स्टेटमेंट है वो बड़ी सिंपल है कि ये जो EMF हम यहाँ जनरेट कर रहे हैं इस कॉइल के अंदर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस फ्लक्स के जो हम इस मैग्नेट को हिलाकर या इसको मूव करवाकर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। हम मैग्नेट को मूव कर रहे हैं तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो ये हमारा जो फ्लक्स चेंज करना है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस कॉइल के अंदर जनरेट होने वाली EMF के, जिसको इंड्यूस्ड EMF का नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब हम जरा इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, मींस के इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो सिंपल जो स्टेटमेंट यहाँ लिखी है मैं उसी स्टेटमेंट को जिसको अभी मैंने एक्सप्लेन किया मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लेकर आता हूँ, यानी इंड्यूस्ड EMF जिसका सिंबल हम ये दे रहे हैं, ठीक है। इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मतलब डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। अब अपनी इस इक्वेशन को मजीद जरा अरेंज कर लेते हैं। तो इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n इंटू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ये कॉइल हमारा स्ट्रेट नहीं रखा हुआ बल्कि ये n नंबर ऑफ टर्न्स हमने यहाँ इसको दिए हुए हैं, तो ये जो n यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है कैपिटल N, ये नंबर ऑफ टर्न्स की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। नाउ अपने इस फॉर्मूले को मजीद अरेंज कर लेते हैं। तो इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू कांस्टेंट, हमने अपना ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है इसको हटाया है तो इक्वल और कांस्टेंट यूज करेंगे, n into delta phi upon delta t. Now here we have k constant, okay, जिसको हम जिसकी वैल्यू यहाँ पर 1 है, ठीक है। और अगर हम इस वैल्यू को यहाँ अरेंज कर दें तो इंड्यूस्ड EMF हमारे पास रिप्रेजेंट होगी कुछ इस तरह, इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू माइनस कैपिटल N डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा t, ठीक है। नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पे जो माइनस का साइन है ये लेंज लॉ की रिप्रेजेंटेशन है जिसको अभी हम आगे जाकर पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
Now, students, here we have the Lenz law. Okay, it has very simple representation, and we can simply define it as the induced current will flow in such a direction so as to oppose the cause that produces it. मीन्स ये जो अभी हम फेराडे लॉ का रिलेशन पढ़कर आए, मीन्स के इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, इसके अंदर ये माइनस साइन बेसिकली लेंज लॉ की रिप्रेजेंटेशन है, जिसका मतलब ये है कि जब हम किसी भी कॉइल में इंड्यूस करवाते हैं करंट को, तो ये जो इंड्यूस करंट होता है ये हमेशा अपोज करता है अपने उस चेंज को जो कि हमारे फ्लक्स के चेंज होने की वजह से आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूं, अब इस एनिमेशन के अंदर इस मैग्नेट को जब मूव करवा रहे हैं तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। उस फ्लक्स के चेंज होने पर इस कॉइल को, जिसको हम यहाँ पर देख रहे हैं, जहां मेरा पॉइंटर इस वक्त मौजूद है, ठीक है, तो इस कॉइल के ऊपर फोर्स, इस कॉइल में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लग रही है, क्योंकि हम फ्लक्स चेंज कर रहे हैं मैग्नेट को मूव करके, ठीक है। तो ये फोर्स इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रही है। अब इलेक्ट्रॉन जो इस कंडक्टर के अंदर मौजूद हैं, इस वायर के अंदर मौजूद हैं, वो इस चेंज होने वाले फ्लक्स को अपोज करेंगे, ठीक है, यानी इस फ्लक्स के खिलाफ एक अपोजिशन क्रिएट करेंगे, यानी इसको अपोज करेंगे। तो इस अपोज करने के दौरान ये क्या होगा, ये इस कंडक्टर के अंदर मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, और इनका फ्लो रिप्रेजेंट हो रहा होगा एक करंट की फॉर्म में, तो जिसको हम इंड्यूस्ड करंट का नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो लेंज लॉ ये कहता है कि जब आप किसी भी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं तो जिस कॉइल के अंदर इंडक्शन हो रही है वो इलेक्ट्रॉन्स, वो चार्जेस बेसिकली इस फ्लक्स को, जिसको हम चेंज कर रहे हैं, उसको अपोज करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इस फॉर्मूले में ये माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो फिगर है, मैं इस फिगर को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। भाई, जब आप अपने एक मैग्नेट को किसी भी कंडक्टर की तरफ मूव करते हैं तो होता कुछ यूं है कि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपोजिशन क्रिएट होती है और ये इलेक्ट्रॉन्स इसको अपोज करते हैं जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन कुछ यूं बनती है कि हमारे पास, जो हम अपने लास्ट चैप्टर्स में डिस्कस कर आए सोलेनॉइड को, तो अब आप जरा उसी की रिप्रेजेंटेशन देखिए। अगर ये मैंने एक कॉइल अरेंज कर लिया है तो इसके अंदर करंट फ्लो करने लगेगा। मैं अपने करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को रखता हूं, तो मेरा जो थंब होगा वो नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगा, जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही होगी, ठीक है। तो अगर मैं अपने एक मैग्नेट को मूव कर रहा हूं एक कॉइल की तरफ, तो इस कॉइल में करंट पास होगा। अब देखिए, इस कॉइल में करंट पास होने की वजह से इसके अराउंड भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। इस मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ और साउथ पोल मुझे इस कॉइल में पास होने वाले करंट की डायरेक्शन से पता चल जाएगा, ठीक है, जो कि बड़ा आसान है। देखिए, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये अपोजिशन है, ठीक है, ये अपोज करेगा, तो बड़ा आसान है। यानी हमारे पास जिस मैग्नेट का पोल हमने यहाँ पर रखा हुआ है, लाइक कि यहाँ पर अगर मेरे पास नॉर्थ पोल है और इस मैग्नेट को मैं मूव कर रहा हूँ, तो ये नॉर्थ पोल ही मेरे इस कॉइल के अंदर फॉर्म होने वाली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फॉर्म हो रहा होगा। यानी अगर मैं नॉर्थ पोल को अपने इस कॉइल की तरफ लेके जा रहा हूं तो इस कॉइल के करीब यहाँ पर नॉर्थ पोल ही फॉर्म होगा। जब मैं टूवर्ड्स होऊंगा तो यहाँ नॉर्थ पोल फॉर्म होगा, और जब अवे जाएंगे तो यहाँ पर साउथ पोल फॉर्म होगा, ठीक है, क्योंकि जब आप टूवर्ड्स होंगे तो ये अपोज करेगा ना, तो इसलिए ये नॉर्थ पोल फॉर्म करेगा। और जब आप इससे अवे मैग्नेट को लेके जा रहे होंगे, जैसे यहाँ पर ये अवे जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन आ रही है, देखें नॉर्थ पोल जब आप करीब लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पर नॉर्थ पोल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, जो कि नेगेटिव साइन की रिप्रेजेंटेशन है, अपोजिशन की रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, जब आप इसको दूर लेके जा रहे हैं तो देखिए नॉर्थ पोल के अगेंस्ट साउथ पोल क्रिएट हो रहा है। यानी जब आप मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं तो ये आपको कॉइल अट्रैक्ट कर रहा है, और जब आप इसको करीब लेके आ रहे हैं तो यहाँ नॉर्थ पोल क्रिएट हो रहा है और ये आपको रिपेल कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली अपोजिट होगा, ये अपोज करेगा, इस वजह से ये नेगेटिव साइन यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है।
नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और रिप्रेजेंटेशन हम देने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस लॉ बेसिकली हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। सो इसको हम सिंपल रिप्रेजेंट कर लेते हैं। द मैकेनिकल एनर्जी स्पेंट इन ओवरकमिंग द अपोजिशन इज कन्वर्टेड into electrical energy which appears in the coil। स्टूडेंट्स ये बड़ी सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। जब आप मैग्नेट को मूव करा रहे हैं तो बेसिकली ये मैकेनिकल एनर्जी है, क्योंकि हम मैग्नेट को मूव करा रहे हैं, ठीक है। ये हमारी मैकेनिकल एनर्जी है, हमारी एनर्जी है, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी जब हम इसको दे रहे हैं तो हमारा जो कॉइल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए ये एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, जो कि फ्लक्स के चेंज होने की बेस पर है। तो जब फ्लक्स चेंज हो रहा है हमारे मैग्नेट को मूव करने पर, जो कि हमारी मैकेनिकल एनर्जी है, फ्लक्स चेंज होने पर कॉइल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रही है और ये फोर्स इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रही है, जो कि करंट की रिप्रेजेंटेशन बन रहा है। तो हमारी मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की मोशन यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, यानी जब करंट फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होगी, ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो हमारी मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो जो एनर्जी आप दे रहे हो वो दूसरी फॉर्म में एनर्जी की कन्वर्ट हो रही है। तो बेसिकली हमारी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की रिप्रेजेंटेशन है, जिसके मुताबिक हम यूं भी बोल सकते हैं कि आप जितनी तेजी से अपने इस मैग्नेट को मूव करेंगे उतना ज्यादा ईएमएफ या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी, ठीक है, जो कि फैराडे लॉ की रिप्रेजेंटेशन भी है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। नाउ स्टूडेंट्स, here we have very important parameter for the Fleming's left hand rule and the डायरेक्शन। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अभी हम जिन पैरामीटर्स को अपनी लास्ट स्लाइड्स में डिस्कस कर आए उसमें हम ज़रा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और जो हमारे पास कॉइल पे फोर्स एक्ट करती है, चार्ज पे फोर्स एक्ट करती है, उसकी बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें ये बताता है कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, ठीक है, उस डायरेक्शन में आप अपनी जो फर्स्ट फिंगर है उसको रखिए, ठीक है, और आप अपने कंडक्टर को जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन में आप अपना थंब लेके जाइए, ठीक है। तो आपको करंट की डायरेक्शन पता चल जाएगी जो इसके अंदर इंड्यूस होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए जहाँ मेरा पॉइंटर मौजूद है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ये दो मैग्नेट्स रखे हुए हैं, इनके दरमियान जनरेट हो रही है, ठीक है, यानी नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ। तो ये देखिए ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये वाली फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं, अब अपने इस ये जो कंडक्टर यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को अप डाउन मूव कर रहे हैं, ठीक है, अप लेके जा रहे हैं, डाउन लेके जा रहे हैं। तो थंब की डायरेक्शन कंडक्टर की मोशन की डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में आप इसको मूव करा रहे हैं। अब आप देखिए कंडक्टर अप डाउन मूव कर रहे हैं आप, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ नॉर्थ से साउथ की तरफ है। तो ये वाली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और थंब की डायरेक्शन कंडक्टर की मूवमेंट की डायरेक्शन में, जिसमें आप इसको मूव करा रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडक्टर में इंडक्शन होगी ईएमएफ की, यानी कि इसमें से करंट फ्लो करना शुरू करेगा। तो वो करंट की डायरेक्शन आपको बताएगी आपकी ये वाली सेकंड फिंगर। ओके, तो देखिए इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है जहां मेरा इस वक्त पॉइंटर मौजूद है। तो देखिए करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट हो रही है, यानी करंट को आप इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर को जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन में आपका थंब मौजूद है। तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से आपको करंट की डायरेक्शन, जो इंड्यूस हो रहा है करंट, वो मिल सकती है, ठीक है। और अगर आप इसको फर्दर एक्सप्लेन करें तो आपके राइट हैंड रूल की ये रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए टू एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट विच इज इंड्यूस्ड, ओके, in the presence of the magnetic field.
now students, we are going to discuss the application which is based on the Faraday's law. Okay, now it is commonly represent as the seismometer. Okay, so we are going to discuss the seismometer, but before discussing it, we are going to just highlight the earthquake. Now, what is the earthquake and its related parameter? An earthquake is a shaking of the earth's surface known as crust. The earth's crust is made of huge rock plates which shift to cause an earthquake. Most earthquakes happens when two rocks meet, or when two rock plates meet and creating friction. Okay, now the force is so strong it will send shock waves through the ground, creating an earthquake. There are millions of earthquakes every day. Most earthquakes are very small, so no one can feel it. Earthquakes happen anywhere, land, mountain, or oceans. To measure the earthquakes, we use a device which is called a seismometer. Okay, now स्टूडेंट्स यहाँ अपने अर्थक्वेक की रिप्रेजेंटेशन हम देने जा रहे हैं बेसिकली, और उसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ की जाती है उसका नाम सेस्मोमीटर है. ठीक है, जो कि बेस करता है हमारे फैराडे लॉ पे, और इसकी ये एप्लीकेशन है. ठीक है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में. मगर उससे पहले ज़रा अर्थक्वेक के कुछ मेन पैरामीटर्स हम यहाँ देखने जा रहे हैं कि जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक के अंदर कुछ मेन पॉइंट्स हमें नज़र आते हैं. ठीक है, जिस पॉइंट से हमारे पास अर्थक्वेक जनरेट होता है, ठीक है, उस पॉइंट को हम फोकस का नाम देते हैं. ठीक है, वो पॉइंट फोकस पॉइंट होता है. अच्छा, ये फोकस पॉइंट क्या होता है इसको हम यहाँ देखते हैं. वेयर दी अर्थक्वेक्स बिगिंस एंड एनर्जी इज रिलीज्ड. ओके, नाउ इसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि जब ये फोकस यानी जहाँ से अर्थक्वेक जनरेट हुआ उसका नाम फोकस. ठीक है, तो अर्थक्वेक जनरेट होने के बाद क्या होता है, ये वेव्स की फॉर्म में आगे मूव करता है. ठीक है, ये वेव्स की फॉर्म में हमें सरफेस पे नज़र आता है. ठीक है, ये ऑब्जर्व होता है. तो ये जो वेव्स होती हैं ये बेसिकली हमारे पास वेव फ्रंट्स की फॉर्म में, यानी डिफरेंट लाइक के जिस तरह एक वाटर में वेव जनरेट होती हैं, बिल्कुल इसी तरह हमारी सरफेस के ऊपर जो वेव हमें नज़र आती हैं वो अर्थ के अंदर मौजूद जो प्लेट्स हैं, जो हमारे पास मटेरियल है, जो हमारे पास सॉलिड मटेरियल है, उसकी फॉर्म में ट्रांसफ़र होते हुए सरफेस पर ऑब्जर्व होती हैं. ठीक है, अच्छा, अब इस फोकस के साथ ये जो वेव्स जनरेट होती हैं इनकी वजह से हमारी अर्थ में क्रैक आता है. ठीक है, जिसको हम फॉल्ट का नाम देते हैं. ठीक है, और ये फॉल्ट हमें ऊपर तक यानी अर्थ सरफेस पर बिल्कुल क्लियर ऑब्जर्व होता है. ठीक है, जिसको हम अर्थ सरफेस के फट जाने को कहते हैं ना, कि अर्थ सरफेस में गैप आ जाता है, अर्थ की जो सरफेस होती है वो फट जाती है, तो ये फॉल्ट की वजह से आती है. ठीक है, अच्छा, ये फॉल्ट क्या चीज़ होती है इसको अगर हम यहाँ देख रहे हैं जहाँ मेरा इस वक्त पॉइंटर मौजूद है, तो इसको हम यूँ डिफाइन करते हैं, अ वीक पॉइंट इन दी टेक्टोनिक प्लेट वेयर प्रेशर विद इन दी क्रस्ट इज रिलीज्ड. ओके, नाउ अब हम जिस चीज़ को देखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो तीसरा पॉइंट क्या है, एपिसेंटर. ओके, नाउ इस फोकस के बिल्कुल ऊपर सरफेस पे जो पॉइंट मौजूद होता है, यानी अर्थक्वेक पे जो फोकस होता है वो ज़मीन के अंदर कहीं मौजूद होता है. ठीक है, सरफेस पे नहीं होता, ज़मीन के अंदर होता है. तो उस फोकस के बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर, सरफेस के ऊपर जो पॉइंट होता है, उस पॉइंट को
इपी सेंटर कहते हैं, यानी कि उस पॉइंट के बिल्कुल नीचे अर्थक्वेक जनरेट हुआ, यानी फोकस पॉइंट वहां पर मौजूद होगा। ठीक है, तो इपी सेंटर को हम यूं डिफाइन कर सकते हैं, द पॉइंट ऑन द ग्राउंड डायरेक्टली अबव द फोकस। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब हम अपने सेस्मोमीटर को डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, here we have two types of seismometer. Okay, so first one is, here we have one kind of seismometer is called inertial. Okay, inertial seismometer. Okay, because it is based on the Newton's फर्स्ट लॉ। स्टूडेंट, न्यूटन फर्स्ट लॉ की बेस पे हमारा ये सेस्मोमीटर वर्क कर रहा होता है। ठीक है, यानी ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। अच्छा, अब ये क्या होता है, तो हम इसको देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम विच रिकॉर्ड्स द वाइब्रेशन इन द अर्थ्स सरफेस एंड विल पिक अप इवन द स्लाइटेस्ट वाइब्रेशंस। ओके, now this is recorded on a sheet of paper under the seismograph needle that writes it. Now when there are vibrations, the needle sways, causing bigger lines to be drawn. Okay, now स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास ये जो इनर्शियल सिस्मोमीटर है जिसका वर्किंग प्रिंसिपल न्यूटन फर्स्ट लॉ है, ठीक है, ये भी हमारे पास दो तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, एक तो वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये वाला जो सिस्मोमीटर है ये हॉरिजॉन्टल है बेसिकली, और ये जो सिस्मोमीटर आप देख रहे हैं ये वर्टिकल है। ठीक है, यानी ये वर्टिकल वाइब्रेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, अब हम अपने सेस्मोमीटर की दूसरी टाइप को देखने जा रहे हैं। ठीक है, नाउ द अदर काइंड ऑफ सेस्मोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम जिस टाइप को देख रहे हैं सेस्मोमीटर की, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बेस पर है। फर्स्ट वाला न्यूटन फर्स्ट लॉ की बेस पे था, और अब जो सेकंड हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बेस पर है। ठीक है, नाउ तो इसकी फॉर्मेशन देखते हैं जरा। इट ट्रांसफॉर्म्स रिसीव्ड वाइब्रेशंस एनर्जी इनटू एन इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। नाउ स्टूडेंट्स, ये की पॉइंट है। ठीक है, इट ट्रांसफॉर्म्स रिसीव्ड वाइब्रेशंस एनर्जी इनटू एन इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। ओके, नाउ दिस relative motion between a magnet and a coil, one of which is attached to the inertial mass and one is attached to the frame, induces an EMF in the coil that is proportional to the voltage of the relative motion. Now students, ये बड़ी सिंपल रिप्रेजेंटेशन है जो फेराडे लॉ हम डिस्कस कर आ रहे हैं अभी लास्ट स्लाइड्स में। ये बिल्कुल उन्हीं की रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि जब हमारा अर्थक्वेक जनरेट होता है या अर्थक्वेक आता है तो उस वक्त ये वाइब्रेशन परफॉर्म करती है डिवाइस। ठीक है, तो इसके वाइब्रेशन परफॉर्म करने की वजह से ये आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका फ्लक्स चेंज होता है। ठीक है, और ये फ्लक्स चेंज होने पर ये जो बीच में कॉइल लगी है, इस कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि ईएमएफ इंड्यूस होती है। ठीक है, अब जितना तेजी से वाइब्रेशन होती है उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होती है, यानी इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जनरेट होता है। ठीक है, तो इस बेस पर हम अपने अर्थक्वेक को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ इज आल्सो proportional to the strength of the magnet used and the number of turns in the coil. Now students, अब आप अपनी जो रिप्रेजेंटेशन देंगे वो बड़ी सिंपल है, या इसको क्वेश्चन ही समझिए। आप बेसिकली एक सेस्मोमीटर बनाएंगे जो कि आपके लिए बड़ा सिंपल है। अब ये आपकी मर्जी है
कि आप जिस फॉर्म में जिस तरह चाहते हैं इस सिस्मोमीटर को फॉर्म कर लीजिए। आप इसको सर्च कर सकते हैं और डिफरेंट इसकी फॉर्म्स इंटरनेट से देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए रखी हैं, जैसे कि एक ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। आप इस बॉक्स को मूव कराएंगे और इस शीट को यहाँ से खींच रहे होंगे, ठीक है, इसको यहाँ से आप पास कर रहे होंगे। तो इसके ऊपर जब इस बॉक्स को आप हिलाएंगे जिसमें पेन लगा हुआ है और इस शीट को यहाँ से जब आप बाहर की तरफ खींच रहे होंगे तो इसके ऊपर वेव्स फॉर्म हो रही होंगी। ये एक एग्जाम्पल है। अब आपकी मर्जी है, आप जिस तरह चाहें सिस्मोमीटर फॉर्म करें, और ये एक इंटरेस्टिंग और ये क्रिएटिव वर्क है, ठीक है। तो आप बेसिकली एक सिस्मोमीटर फॉर्म करने जा रहे हैं। ये सिस्मोमीटर फॉर्म कीजिए और इसकी वीडियो और छोटी सी वीडियो बनाकर जो सिस्मोमीटर है सिर्फ उसकी मुझे आप सेंड कीजिए और इसकी पिक्चर सेंड कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।